पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर अब भारत की इंडस्ट्रीज पर दिखने लगा है। विशेषकर गुजरात की मोरबी की सिरेमिक टाइल इंडस्ट्री बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि युद्ध के कारण प्रोपेन गैस और नेचुरल गैस की सप्लाई प्रभावित हो गई। टाइल्स बनाने की प्रक्रिया में ये सबसे ज़रूरी गैस है। गुजरात का मोरबी जिला दुनिया के सबसे बड़े सिरेमिक टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग हब में गिना जाता है। इस इंडस्ट्री से करीब 6 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की वजह से मोरबी सिरेमिक टाइल्स इंडस्ट्री बड़े संकट में है। प्रोपेन और नेचुरल गैस की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर है। हालात ये हैं कि जल्द सप्लाई शुरू नहीं हुई तो सभी फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ सकता है। प्रोपेन तो पूरा बंद हो गया है और गुजरात गैस का जो गैस है पाइपलाइन से जो आता है उसने मैंडेट दे दिया है कि 15 दिन का गैस मार्च महीने में देंगे। अगर उसका दूसरा कोई वेसल नहीं आया, सप्लाई डिस्टर्ब हुआ, तो आगे जाकर 15 दिन के बाद मोरबी का मेरी फैक्ट्री भी चालू नहीं रहेगी, मोरबी की कोई फैक्ट्री भी नहीं चालू रहेगी। हमारी तीनों फैक्ट्री है वो गुजरात गैस का गैस इस्तेमाल करती है और उसने ये जो 50% गैस देने की जो बात की है उसमें ऐसा है कि मेरा 4 लाख क्यूबिक मीटर का कंजप्शन है एक महीने का, फरवरी का। तो ये फरवरी का 4 लाख का कंजप्शन है, उसका 50%, ये 2 लाख क्यूबिक मीटर वो गैस मुझे देंगे, तो 2 लाख में मेरी फैक्ट्री 15 दिन चलेगी। टाइल इंडस्ट्री इस समय वाकई बड़े संकट का सामना कर रही है, क्योंकि टाइल बनाने की प्रक्रिया में प्रोपेन और नेचुरल गैस सबसे ज्यादा जरूरी ईंधन है और अधिकतर ईंधन खाड़ी देशों से आता है। दुनिया की करीब 20% एलएनजी सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती है। युद्ध शुरू होने के बाद वहां जहाजों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई है। ईरान ने वहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमले की चेतावनी दी है। इसके अलावा अपने पड़ोसी देशों के कुछ गैस ठिकानों को निशाना भी बनाया है। इनमें कतर जैसे बड़े गैस निर्यातक देश भी शामिल हैं। अभी जो वॉर चल रहा है उसमें पेपर इंडस्ट्री भी बहुत असर, इसके ऊपर भी बहुत असर किया हुआ है। जैसे समझ लो कि हमारा जो इंपोर्ट आ रहा है और एक्सपोर्ट जा रहा है, तो दोनों सी रूट से ही जा रहा है। और अभी फ़िलहाल जो है वो सी रूट में क्या है कि इंश्योरेंस का इश्यू के कारण उन लोगों ने रेट बढ़ा दिया है, तो उसके कारण अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि भाई एक्सपोर्ट करे कि ना करे। और इंपोर्ट में भी यही है कि जो हमने माल लिखा या वो लोग बोल रहे हैं कि भाई क्लियर होने के बाद हम लोग लोडिंग करेंगे, क्योंकि अभी लोडिंग करेंगे और बाद में सरचार्ज लगेगा कंटेनर के ऊपर, तो उनको भी बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है और ज़्यादा असर की हुई है। अभी पिछले 2 दिन के अंदर गैस न मिलने की वजह से अंदाजन 100 यूनिट जो है वो अभी बंद हो चुके हैं और आने वाले दिनों में अगर गैस की कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं आएगी और गैस की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो आने वाले 1 हफ्ता के अंदर दूसरे 400 यूनिट के आसपास जो प्रोपेन यूज़र है वो सारे बंद हो जाएंगे, ऐसा हमें दिख रहा है। बाकी जो गुजरात गैस जो चला रहा है, गुजरात गैस की अभी अवेलेबिलिटी है, वो गुजरात गैस जो 50% के हिसाब से हम कैलकुलेशन किया जाए तो आने वाले 20 तारीख तक गुजरात गैस के जितने भी कस्टमर है वो भी बंद करने की नौबत आएगी, ऐसी हमें अभी संभावना दिख रही है। टाइल इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चला तो गैस की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिसके बाद कारोबार करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर फैक्ट्रियां बंद होती है तो सीधे तौर पर लाखों मजदूरों के परिवार प्रभावित होंगे। मोरबी से राजेश अंबालिया के साथ आज तक ब्यूरो। वडोदरा में भी एमएसएमई सेक्टर पर युद्ध का असर दिखने लगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने पर आयात निर्यात करने वाले व्यापारियों की टेंशन बढ़ गई। वडोदरा को मध्य गुजरात का औद्योगिक हब कहा जाता है। यहाँ की सैकड़ों कंपनियों का कामकाज प्रभावित हुआ। समुद्री मार्ग से जाने वाली शिपिंग सेवाएं बंद होने से व्यापारियों को 500 करोड़ रुपए से अधिक का माल फंस गया। अब देखना यह होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संकट का समाधान कब निकलता है। बड़ौदा और बड़ौदा के आसपास की मेजॉरिटी सभी इंडस्ट्रीज जो मिडिल ईस्ट में काम करती है और पश्चिमी एशिया में काम करती है, वो सभी इंडस्ट्रीज अफेक्टेड हुई है, क्योंकि बड़ौदा बेसिकली इंजीनियरिंग एंड केमिकल फार्मा का हब है। मेन इंडस्ट्रीज जो एक्सपोर्ट के काम में है, लेकिन उसके साथ उसकी जो टोटल सप्लाई चेन जो जुड़ी हुई है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो भी अफेक्टेड है। बिकॉज सप्लाई चेन आपका डिस्टर्ब हुआ है, लॉजिस्टिक्स आपका डिस्टर्ब हुआ है, आपका पेमेंट टर्म्स डिस्टर्ब हुआ है, तो डेफिनेटली उसका असर, उसकी इफेक्ट आपकी वेंडर्स पर भी आने वाला है।
अहमदाबाद के एसवीपी हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन बुरी तरह से गिर गया। आरोप है इलाज के दौरान डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण महिला की मौत हो गई। इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपके और दंगे करवाने इस अस्पताल में गंदगी मारने का काम आप लोग कर रहे हो। जब तक आपके सुप्रीडेंट नहीं आएगा कोई उठेगा नहीं। ये तस्वीरें अहमदाबाद के एसवीपी अस्पताल की है। अस्पताल परिसर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नारेबाजी कर रहे हैं और अस्पताल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने यह अस्पताल 800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया था, लेकिन 1200 बेड की क्षमता वाला यह अस्पताल बनने के बाद से लगातार विवादों में रहा। अब नया विवाद इलाज में लापरवाही का है। इस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुई एक महिला की बेटी ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। અને 4 દિવસ નોર્મલ જનરલ વોર્ડમાં રહ્યા, ચોથા માળે રહ્યા પછી એ લોકોએ બ્રોન્કોસ્કોપી સજેસ્ટ કરી। બ્રોન્કોસ્કોપી એટલે આંતરડામાં કેમેરો નાખી અને આ લોકો અંદરનો કફ કાઢે। એ કફની પ્રોસિજર ચાલતી હતી, એ દરમિયાન મમ્મીને અસ્થમા અટેક આવ્યો। એમનું હાર્ટ 50% ચાલવા માંડ્યું છે એવું કહે છે। રોજ મને કંઈક ને કંઈક પેપર સાઇન કરાવીને જાય છે, જેમાં લખ્યું હોય છે કે હવે મમ્મીનું લીવર આમ છે, હવે મમ્મીનું હાર્ટ આમ છે। મારી મમ્મીની આંખોને એ લોકો આખી કાળી કરી નાખી છે। આખી મારી મમ્મીની આઈલિડ બ્લેક છે કે બે ત્રણ કલાક પછી નગરી હોસ્પિટલમાંથી કન્સલ્ટ કરી એ ડૉક્ટરને બોલાવ્યા। એ 2 સ્ટુડન્ટ ડૉક્ટર આવ્યા હતા કે કોણ, મને કોઈ જ જાણ નથી। અને મારી મમ્મીનું આંખોની ઉપર અત્યારે મારા મમ્મીની આંખોની ઉપર પટ્ટી બાંધવામાં આવી છે। મને સમજાઈ નથી રહ્યું કે આ લોકો કેવી રીતે ડીલ કરી રહ્યા છે। મારી મમ્મીની ઉપર કોઈ પ્રકારના પ્રયોગ થઈ રહ્યા છે કે શું થઈ રહ્યું છે, મને કંઈ જ સમજાતું નથી। મારી મમ્મી બિલકુલ સારી કન્ડિશનમાં આવી હતી, બટ નાઉ शी इज वर्स्ट। आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान क्षितिजा की मां की तबीयत ठीक होने की बजाय बिगड़ती चली गई और इस वीडियो के बाद उनकी मौत भी हो गई। क्षितिजा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो गई और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आई डॉक्टर अवेलेबल कल नहीं थे और वो बार बार कह रही थी कि मेरे से प्राइवेट आप पैसे ले लीजिए, किसी भी आंखों के डॉक्टर को बुलाइए, मेरी माँ की आंखें चली जाएगी। 2 घंटे के बाद एसवीपी से नहीं, नगरी अस्पताल से 2 स्टूडेंट को बुलाया गया और वो बेटी बार बार कह रही थी कि मुझे केस पेपर के फोटो लेने दीजिए, लेकिन उसकी मां के केस पेपर के फोटो नहीं लेने दिए गए। एसवीपी अस्पताल यानी कि एक सेंट्रल जेल के समान हो चुका है। कोई दर्दी अपनी पीड़ा लेकर इस अस्पताल में सेवा के लिए आता है, लेकिन यहाँ की जो फैसिलिटी है, कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि दर्दियों को मारने का कार्य एसवीपी अस्पताल में चल रहा है। इस बीच अस्पताल के सुपरिटेंडेंट तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि मरीज की मौत डॉक्टर्स की लापरवाही से नहीं, गंभीर बीमारी की वजह से हुई है। उन्होंने अपनी सफाई में मरीज के भर्ती होने से लेकर मौत तक पूरे इलाज की जानकारी भी दी। છોડી રેગ્યુલર રાઉન્ડ લેતા હતા અને દર્દી અને એમના સગાને રેગ્યુલરલી બ્રીફ કરવામાં આવેલું છે। ઇવન ક્ષિતિજા જે દર્દીના બેટી છે એમને પણ અમે રેગ્યુલરલી બ્રીફ કરેલું છે। રોજ મારા દ્વારા પણ એમને બ્રીફ કરવામાં આવેલા છે। દાવો ખોટો છે કે નહીં એના માટે અમે તપાસ પણ હવે નિમવાના છે। એમના એક જે આક્ષેપો છે એના માટે વિગતે તપાસ કરવાના છે અને ડેપ્યુટી કમિશનર શ્રીએ પણ આ બાબતે સૂચના આપવામાં આવેલી છે। क्षितिजा के आरोपों के बाद डिप्टी कमिश्नर ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या वाकई डॉक्टर्स की लापरवाही से मरीजों की मौत हो रही है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात पुलिस के साइबर सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी और मानव तस्करी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने सूरत के रहने वाले 2 एजेंट्स को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये लोग बेरोजगार भारतीय युवाओं को विदेशों में अच्छी नौकरी, मोटी तनख्वाह का लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद उन्हें कंबोडिया, म्यांमार जैसे देशों में भेज दिया जाता था। वहाँ इन युवाओं को साइबर अपराध करने के लिए मजबूर किया जाता था। पुलिस का कहना है ये पूरा नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला है। इसमें विदेशी गिरोह की भूमिका सामने आई।
उसमें से एक था लाओस, कैम्बोडिया, श्रीलंका, यूएई, म्यांमार और थाईलैंड। तो इतने कंट्री में ये मतलब विजिट कर चुके हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ एक और बात ध्यान में आई है कि जो साइबर स्कैम के जो ट्रेडिशनल जो कंट्रीज़ है वहाँ पे ये एक्सपांड करके नए एवेन्यूज़ देख रहे हैं। क्योंकि म्यांमार में केके पार्क में जो अभी अटैक करा गया और बाद मतलब जो डिपोर्ट करे गए जो स्कैमस्टर्स को, उसके बाद कैम्बोडिया में भी ऐसे डिपोर्ट करे गए। तो उसके बाद ये लोग नई नई जगह ढूंढते हैं। तो उसमें से एक ध्यान में आई है जॉर्जिया और एक आई है साउथ अफ्रीका। तो ये दो कंट्री में भी फ्यूचर में एक्सपांड होने का काफ़ी वो इस तरह का चल रहा है, ट्रेंड दिखने में आ रहा है। तो उस डायरेक्शन में भी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जांच की जाएगी और इसके ऊपर नीचे के एजेंट पकड़ने में भी हमारा और भी रोल रहेगा। और साथ में और कौन कौन से विक्टिम्स यहाँ पे जो उसके भोग बने हैं तो उसके आगे भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में बॉम्ब धमाकों की फर्जी धमकियों वाला ईमेल भेजकर दहशत फैलाने वाले एक शातिर आरोपी को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और अहमदाबाद साइबर क्राइम सेल की टीम ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में ये सफलता हासिल की। ये आरोपी स्कूल से मेट्रो से लेकर कोर्ट तक को धमकी भरे ईमेल भेजता था। साइबर टेररिज्म की धाराओं के तहत इस पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले एक साल से अहमदाबाद और गुजरात के अलग अलग शहरों में एक थ्रेट मेल आती थी और वो स्कूल को टारगेट करती थी, एयरपोर्ट को टारगेट करते थे और बहुत सारे कोर्ट के संकुल कोर्ट को टारगेट करते थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स को। और वो जो खालिस्तान वाला मॉड्यूल है उसमें हमें सफलता मिली है। हमने एक आरोपी को वेस्ट बंगाल के बोनगांव वहाँ की लोकल पुलिस की मदद से अरेस्ट किया है। वहाँ के कोर्ट ने हमें 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी थी और उसके बाद यहाँ लोकल कोर्ट में हमने उसको प्रोड्यूस करके आगे 11 दिन की यानी कि 14 मार्च तक हमारी पुलिस रिमांड पर है। जैसा कि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही सिंपल ब्रॉडबैंड या उस पर काम कर रहा था, VPN यूज़ कर रहा था, प्रोटेक्टेड IP था, प्रॉक्सी IP था, मास्क IP था। इस तक पहुंचने में क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे 1000, 10,000 से ज़्यादा लोग Gmail ID सेल कर रहे हैं, बट हमें ऐसा ईमेल ID चाहिए था जिसमें रिकवरी ID बेसिकली जो थ्रेट मेल में आया है वो हो। तो ऐसा करते हुए हमने काफ़ी जो सेलर्स थे उनको संपर्क किया, उनको USDT ट्रांसफ़र किया और फाइनली हमें एक ऐसा सेलर मिला जिसकी हमारे थ्रेट मेल से काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहे थे। मार्च का महीना आधा हो चुका है और अभी से जंगलों में पानी की समस्या शुरू हो गई है, जिसका सीधा असर जंगली जानवरों पर पड़ रहा है। गिर फॉरेस्ट प्रशासन ने जानवरों को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए पानी का इंतजाम शुरू कर दिया है। गर्मी की शुरुआत हो गई है। गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पतझड़ आ गया है। पेड़ सूख गए हैं। तेज धूप का असर इंसान ही नहीं जानवरों पर भी यहाँ असर डालने लगा है। सूरज की तपिश सीधे जंगल को चीरते हुए ज्यादातर कुदरती जलाशयों को सुखा चुकी है, जिससे वन्य जीवों के लिए ये गर्मी जल संकट खड़ा कर दे रही है। गर्मी का ये दौर लंबा चलेगा, इसलिए अभी से गिर का वन विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गया है। हमारे यहाँ एशियाटिक सिंह और उसके अलावा 40 प्रकार के स्तनपाई, 47 प्रकार के सरीसृप या रेप्टाइल्स और 338 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इन सबको पानी पूर्ति मात्रा में उपलब्ध हो, उसके लिए हम लोग 600 से अधिक वाटर होल्स की व्यवस्था इस लैंडस्केप में कर रहे हैं। 95% हमारे जो वाटर होल्स हैं उनको सोलर पंप के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। वन्य जीवों को गर्मी और पानी की कमी से बचाने के लिए गिर फॉरेस्ट के अलग अलग हिस्सों में आर्टिफिशियल पानी के पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिन्हें भरने का काम शुरू कर दिया गया है। करीब 4 महीने तक इन पॉइंट्स में पवन चक्की और टैंकर की मदद से लगातार पानी भरा जाएगा, ताकि इन बेजुबान जीवों को गर्मी की तपिश झेलनी न पड़े। घनी झाड़ियों के नजदीक बनाए ये पॉइंट्स वन्य जीवों के लिए चिलचिलाती धूप में एक बड़ा सहारा है, जहां इन जगहों के आसपास पानी का छिड़काव भी समय समय पर हो रहा है, ताकि भीषण गर्मी में ये सभी जानवर इन पॉइंट्स के पास बैठकर राहत की सांस ले पाएं। फिलहाल तो विकट गर्मी को देखते हुए ही गिर फॉरेस्ट प्रशासन की ये व्यवस्थाएं शेर, तेंदुए, हिरन समेत कई और वन्य जीवों के लिए न केवल पानी और ठंडक मुहैया करा रही हैं, बल्कि इन बेजुबानों के जीने की सबसे बड़ी जरूरत बनी हुई है। गुजरात के छोटा उदयपुर में होली के बाद एक अनोखा मेला लगता है, जिसे गोल फेरिया कहा जाता है।
सदियों से यहाँ गोल फेरिया उत्सव की परंपरा है। अपनी संस्कृति परंपरा को निभाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी। मेले के दौरान हैरतअंगेज खेल करतब देखने को मिले। रंगोत्सव के बाद भी गुजरात के छोटा उदयपुर की रंगत बरकरार है। अभी भी ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही है और लोक कला का रंग जमा हुआ है। यहाँ संस्कृति और परंपरा को निभाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी है। असल में होली के तुरंत बाद छोटा उदयपुर में गोल फेरिया मेला लगता है। ये आदिवासी समुदाय का एक विशेष पर्व है जिसकी शुरुआत पूजा पाठ से हुई। फिर शुरू हुआ असली खेल। लोग झूमते हुए मैदान के बीच बने एक मचान का चक्कर लगाते हुए हैरत अंगेज करतब करते दिखे। तो गांव में कोई आपत्ति न आए इसीलिए उसको मनाया जाता है और ये आदि काल से चली आई प्रथा है। और आदिवासियों की ये प्रथा आज की नहीं है, लेकिन आज क्या हो रहा है कि हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति में राजकीय तत्व आने से उनका जो मतलब ही गलत हो गया है। और गांव में कोई आपत्ति नहीं आए। वो होली का महत्व है कि होली किस दिशा में ढलती है, उनके मुताबिक गांव कैसा रहेगा और इस साल कैसा रहेगा ये तय होता है। मचान के ऊपर गोल फेरिया लगा है। इसी के नाम पर सदियों से इस मेले की पहचान कायम है। गोल फेरिया के एक सिरे पर रस्सी से एक आदमी लटका हुआ है और कुछ लोग इस गोल चक्कर को तेजी से घुमा रहे हैं। हालांकि गोल चक्कर में शामिल लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। आदिवासी में जो कोई कभी कनाशिया है, डामरिया है, बामणिया है, पंडोड़िया है, सबको उसको अलग अलग काम में भाग पड़ा है। तो कोई गोत्र इधर घुमाते हैं, कोई इसके दौड़ी पे लटकते हैं और कोई ऐसे लटकते हैं। ऐसा एक भाग है। और गोल फेलिया मेरा हमारा जो पुंजारा है, देव है, बड़वा है, वो एक वादा रखता है, एक व्रत ऐसा रखता है कि हमारा गांव में कोई रोग नहीं आवे, दुख नहीं आवे, सुख सब आखा गांव सुख शांति से रहे। इसलिए हम एक परंपरा से मनाते हैं। इसका महत्व ये सबसे बड़ा है। और गोल फेलिया में इधर कोई किसी को भी हानि नहीं हो गई, कुछ भी नहीं हो सा है, इसका ये महत्व है। ये हैरत अंगेज करतब देखने के लिए यहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। लोक कलाकार लगातार ढोल नगाड़े बजाते रहे, जिसने खेल के रोमांच को कई गुना बढ़ा दिया। मेले में पारंपरिक ड्रेस पहनी हुई महिलाएं भी शामिल हुई, जो लोक गीतों पर जमकर थिरकी। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में हर साल ये मेला लगता है। यहाँ से दूसरे शहरों में बस चुके लोग भी इस मेले में शामिल होने के लिए हर साल वापस आते हैं। इस मेले का मकसद समाज के तमाम लोगों को संस्कृति से जोड़कर रखना है। आज तक ब्यूरो।